अच्छा, अब जो आपका स्टैंडर्ड इथरनेट है इसके 4 जो है वो डिफरेंट किस्म की इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, मतलब कि 4 डिफरेंट तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या लगा सकते हैं, और ये 1980s में सबसे ज़्यादा मशहूर हुई थी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 4 इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इनको बोलते हैं 10 बेस 5, 10 बेस 2, 10 बेस T, 10 बेस F। यहाँ पे 10 का मतलब है 10 मेगाबिट स्पीड, बेस का मतलब है कि बेस बैंड, और 5 का मतलब है इसकी लेंथ यानी 500 मीटर्स, जबकि T और F का मतलब है ट्विस्टेड पेयर केबल, और F का मतलब है फाइबर ऑप्टिक केबल। अच्छा, और ये जो इनकोडिंग स्कीम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मैनचेस्टर। ये अगर जितना मुझे याद है ये मिड टर्म के सिलेबस में था, लेकिन अगर बाद में इसकी डिटेल आ गई तो हम इसको पढ़ लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे इसकी कोई डिटेल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये बताया हुआ है कि मैनचेस्टर इनकोडर हम यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले 10 बेस 5। 10 बेस 5 कैसे होगा? एक थिक कोएक्सियल केबल ये यूज़ करता है, ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, और इसमें ये होता है कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है या एक केबल होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसीवर केबल। ट्रांसीवर केबल वो केबल होती है जिससे आप अपने कंप्यूटर को उस थिक केबल से जोड़ रहे हो या कनेक्ट कर रहे हो। ओके, और इसकी मैक्सिमम लेंथ ट्रांसीवर केबल की 50 मीटर हो सकती है। ये जो पूरा सिस्टम है थिक केबल वाला, इसको थिक ईथरनेट या थिक नेट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है 10 बेस 2 इम्प्लीमेंटेशन। 2 यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि 2 इसकी लेंथ जो है 185 मीटर होती है। इसको थिन ईथरनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये एक थिन कोएक्सियल केबल जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, वो जो थिक केबल होती है ना वो इतनी ज़्यादा थिक होती है कि आप उसको हाथ से नहीं मोड़ सकते। ओके, तो थिन में जो है केबल थिन होती है, इसमें कोई ट्रांसीवर केबल नहीं होती, आपके मतलब हो भी सही तो ना के बराबर होती है। ओके, 10 बेस T का मतलब सिंपली ये है कि ट्विस्टेड पेयर केबल हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें ये डिफरेंस है कि हम सारे कंप्यूटर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करने की बजाय एक दूसरे से हम एक सेंट्रल हब से सबको कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कि एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और फिर वो सेंट्रल सिस्टम के थ्रू जो है डाटा ट्रांसमिशन होती है सब में। इसमें जो कोलिजन्स होती हैं वो सारी हब के अंदर होंगी, मतलब आपकी एक्चुअल केबल जो है उसमें कोई कोलिजन नहीं होती। ओके, 10 बेस F ये है कि वहाँ पे जो ट्विस्टेड पेयर केबल थी तो वहाँ यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल आ गई। 2 इस वजह से यूज़ कर रहे हैं, 2 केबल्स यहाँ पे भी हम 2 कर रहे थे, पिछले में भी 2 कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने डाटा सेंड भी करना है और रिसीव भी करना है एट द सेम टाइम, और इसमें भी उसी तरीके से कोलिजन जो है वो सारी हब के अंदर होती हैं। ओके, अब इसमें वो कहता है कि जैसे जैसे हमने इसको चेंज किया तो ये हमारा ईथरनेट जो है इसमें जैसे जैसे हमने चेंज की तो ये इवॉल्व होता गया और कंपैटिबल होता गया जो हमारी लेटेस्ट हाई डाटा रेट की जो लोकल एरिया नेटवर्क थे उनके साथ ये कंपैटिबल होता गया। और कैसे हुआ कि हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की, जैसे कि ब्रिज्ड ईथरनेट यूज़ किया, फिर स्विच्ड ईथरनेट, फुल डुप्लेक्स, इनको हमने एक एक करके पढ़ते हैं अभी। अच्छा, ब्रिज जो ईथरनेट था इसने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। प्रॉब्लम यह था कि अगर आपके पास नेटवर्क में सिर्फ एक स्टेशन है तो उसको स्पीड मिलेगी 10 Mbps, लेकिन जैसे ही आपके पास स्टेशन 2 हो गया और दोनों ने डाटा भेजना है तो फिर स्पीड हमारी दोनों में डिवाइड हो जाएगी। अगर स्टेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्पीड हमारी डिवाइड होती जाएगी, तो इसमें ये एक मसला आ रहा था। अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे किया है कि हमने अपने नेटवर्क को एक ब्रिज के थ्रू 2 नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया है। अब अगर इसमें विदाउट ब्रिजिंग आप देखें तो 12 कंप्यूटर्स हैं, और 12 कंप्यूटर्स को अगर 10 के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो स्पीड बहुत थोड़ी आएगी हर एक को। जबकि अगर हमने ब्रिज लगा दिया तो हमारे जो है वो बड़ा नेटवर्क जो था 12 कंप्यूटर का वो 6 कंप्यूटर के 2 नेटवर्क्स में चेंज हो गया। अब ये नहीं कि इन 6 को 5 मिलेगी और 6 को 5 नहीं, दोनों को 10-10 मेगाबिट्स की स्पीड मिलेगी, और फिर इसकी स्पीड जो है वो इस विदाउट ब्रिजिंग वाले के मुकाबले में डबल होती है। ओके, अब स्विच इथरनेट क्या होता है? स्विच इथरनेट ये होता है कि यहाँ पे तो हमने सिर्फ पिछले में एक ब्रिज लगाया था। इसमें हम ये करते हैं कि हम जितने हमारे पास स्टेशन हैं उतने पोर्ट्स वाला हम स्विच यूज़ करते हैं, और इसका सिंपल मतलब यह है कि हम उतने ब्रिज यूज़ कर रहे हैं। तो हर सिस्टम हर आपका कंप्यूटर ख़ुद में एक अलग से नेटवर्क बन जाता है, और वो हर नेटवर्क जो है वो 10 Mbps या मैक्सिमम आपकी जो स्पीड होती है इथरनेट की वो एक्सेस कर सकता है। ओके, फुल डुप्लेक्स में ये होता है कि आप एट द सेम टाइम डाटा ट्रांसमिट भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। 2 वे कम्युनिकेशन होती है, और ये उसी स्विच जो पिछला था उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। ओके, इसमें ये कहता है कि आपको CSMACD मतलब कि कोई जो कोलिजन डिटेक्शन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए 2 डिफरेंट चैनल्स हैं, तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई कोलिजन हो। ओके, और जो आपकी इसमें स्पीड है वो एक तरीके से डबल हो जाती है। मतलब ये है कि चूँकि आप 10 MB सेंड करने के लिए भेज रहे हो और 10 MB रिसीव करने के लिए, तो आपकी टोटल स्पीड जो है वो
20 मेगाबिट्स पर सेकेंड हो जाती है। फास्ट इथरनेट एक इम्प्रूव वर्जन है स्टैंडर्ड इथरनेट का। इसमें क्या हुआ कि हमने जो डाटा रेट था या ट्रांसमिशन रेट था, जो स्पीड थी, हम उसको 100 मेगाबिट्स तक ले गए हैं। जब 100 मेगाबिट्स तक ले गए हैं तो फिर ये हुआ कि कहता है कि इसको हमने कंपैटिबल बनाने के लिए स्टैंडर्ड इथरनेट के साथ हमने क्या किया, जो हमारी मैक सब लेयर थी उसको हमने उसके साथ हमने जो है वो कोई पंगा नहीं किया। इसमें कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है, बस स्पीड, इसमें कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है, बस इसमें जो है मेनली स्पीड का वो है डिफरेंस है। अच्छा, फास्ट इथरनेट जब हमने बनाया था तो इसके बनाने की जो है पीछे कुछ गोल्स थे। सबसे पहला गोल ये था कि हमने जो स्पीड है या डाटा रेट है वो 100 मेगाबिट्स तक लेके जानी है। फिर इसको कंपैटिबल बनाना है स्टैंडर्ड इथरनेट का इसके साथ। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी कोई सिस्टम पहले से स्टैंडर्ड इथरनेट यूज़ कर रहे थे तो वो डायरेक्टली वहाँ से उस स्टैंडर्ड इथरनेट से अपग्रेड होकर फास्ट इथरनेट पे आ जाएं। ये ना हो कि उनको सारा अपना हार्डवेयर और सारा जो कॉन्फ़िगरेशन थी, जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था, उसको उखाड़ के और दोबारा नए सिरे से बनाना पड़े। मतलब कि वो उसी को अपग्रेड करके फास्ट इथरनेट पे आ जाएं। और उसके बाद ये कि जो हमारा एड्रेस है वो सेम हम 48 बिट वाला यूज़ करेंगे, और जो फ्रेम का फॉर्मेट था वो भी हम वही स्टैंडर्ड इथरनेट वाला यूज़ करेंगे। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर हमने 100 मेगाबिट्स की स्पीड रेट इनको हैंडल करनी है तो हमें जो हमारी फ़िज़िकल लेयर है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। जैसे कि हमें अच्छी क्वालिटी की केबल्स यूज़ करनी पड़ेंगी, अच्छी सिग्नलिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, हार्डवेयर जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक लेटेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। और कहते हैं कि हम जैसे ओल्डर कोएक्सियल केबल की बजाय हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें है कि जो इनकोडिंग थी हमारे स्टैंडर्ड इथरनेट में, कौन सी इनकोडिंग हो रही थी, मैनचेस्टर वाली। अच्छा, इनकोडिंग भी क्या होती है, इनकोडिंग ये होती है कि आपका जो डाटा आता है बिट्स की फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना, इस तरीके से समझ लें कि इनकोडिंग होती है। अच्छा, अब इसमें ये कहता है कि ये सब होने के बावजूद भी 100 मेगाबिट्स के डाटा होने के बावजूद भी हम जो मैक लेयर है उसको चेंज नहीं करते, ताकि ये जो है स्टैंडर्ड इथरनेट के साथ कंपेटेबल रहे। अच्छा, इसमें डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन बताई हैं। सबसे पहले 100 बेस TX। 100 का मतलब है इसकी स्पीड, बेस का वही मतलब है जो उसमें था स्टैंडर्ड इथरनेट में, और TX का मतलब है कि हम 2 ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज़ कर रहे हैं। TX का ये मतलब है। अच्छा, इसमें यह है कि आप UTP या STP कोई भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी ये जो इसमें डिटेल बताई इनकोडर्स के बारे में यहाँ पे कोई ख़ास डिटेल्स नहीं लिखी। जहाँ तक मुझे याद है ये मिड टर्म का सिलेबस था, और अगर इनके बारे में डिटेल आ गया है तो हम इसको पढ़ लेंगे बहरहाल। और उसके बाद दूसरी जो इम्प्लीमेंटेशन है फास्ट इथरनेट की वो है 10 बेस FX का मतलब है कि हम फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं। फिर जो आपके पास तीसरी है वो है 100 बेस T4 का मतलब है कि 4 ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें इन सब की डिटेल्स दी है कि मीडियम कौन सा होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, वायर्स कितनी यूज़ होंगी, इनकोडिंग स्कीम हम कौन सी यूज़ करेंगे। तो इसमें कुछ है नहीं, ये शायद MCQs के लिए आपके लिए हो सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। गीगाबिट इथरनेट, जो फास्ट इथरनेट था उसको हमने जो है इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करते 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 उसको 1000 मेगाबिट्स तक ले गए, मतलब 10 टाइम्स उसको फास्टर बना लिया। अब इसमें यह हुआ कि अब जब इतनी बड़ी चेंज हमने की तो फिर अब हम जो है मैक लेयर में कुछ ना कुछ हमें चेंज करनी पड़ी, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड को जो है हैंडल करने के लिए हमें अपनी जो है इसको मैक लेयर में कुछ ना कुछ चेंज करनी पड़ी। अच्छा, इसको भी जब हमने बनाया सिमिलरली कुछ गोल थे कि स्पीड 1 Gbps तक लेके जानी है, इसको स्टैंडर्ड इथरनेट और फास्ट इथरनेट दोनों के साथ कंपेटेबल बनाना है। और कंपेटेबल का मतलब मैंने पहले बता दिया है कि जो अगर कोई बेचारा पहले से यूज़ कर रहे हैं तो उसको सारा सिस्टम दोबारा से न्यू ना बनाना पड़े, वो उसी को अपग्रेड करके जो है इस तक आ जाए। अच्छा, वही इस सेम 48 बिट एड्रेस यूज़ करेंगे, फ्रेम का जो फॉर्मेट है वो भी सेम रखा जाएगा, और जो मिनिमम और मैक्सिमम फ्रेम लेंथ थी वो भी हम सेम रखेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड इथरनेट वाली रखेंगे। अच्छा, मैक सब लेयर का सिंपली यहाँ पे ये बताया हुआ है कि चूँकि हमने इतनी ज़्यादा स्पीड जो है वो इतना बड़ा जंप लिया, तो हमें अब जो है मैक लेयर को चेंज करना ही पड़ेगा। और ये कहते हैं कि जब हमने इथरनेट को हम इवॉल्व कर रहे थे साथ साथ, उस वक्त हमारी एक मेन कंसिड्रेशन ये थी, यानी कि एक मेन चीज़ जो हमने माइंड में रखी थी वो ये थी कि हमने अपनी मैक सब लेयर को वो है जो है वो उसको चेंज नहीं करना। लेकिन अब वो कहता है कि अगर हमने इतने ज़्यादा डाटा रेट जो है वो अचीव करना है तो हमें फिर ये करना पड़ेगा। अच्छा, वो कहता है कि जो इथरनेट है वो 2 डिफरेंट जो है वो अप्रोचेज़ यूज़ करता है मीडियम एक्सेस के लिए, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। बेसिकली तो फुल डुप्लेक्स ही होता है, हाफ डुप्लेक्स के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ। और
हाफ डुप्लेक्स वैसे भी आजकल यूज़ नहीं होता है इतना ज़्यादा। अच्छा, वो कहता है कि जब आपने जो आपकी इतनी ज़्यादा स्पीड है उसको हैंडल करने के लिए आपको जो आपकी जो फिज़िकल लेयर है वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है एज़ कंपैरिजन टू जो आपकी स्टैंडर्ड या फास्ट इथरनेट में होती है। ओके, और इसी के हम कुछ फीचर डिस्कस करते हैं। इनकोडिंग कौन सी होगी इसमें? इनकोडिंग 8 बी या 10 बी ब्लॉक इनकोडर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद NRZ लाइन इनकोडर, NRZ यानी कि नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, ये चीज़ भी हमने मिड टर्म के सिलेबस में आपने देखी होंगी। ओके, इसमें 3-4 किस्म की जो है इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, 3-4 किस्म की टाइप्स बोल रहे हैं। वो कैसे कौन कौन सी होती हैं? 1000 बेस SX मीन्स की शॉर्ट वेव, 1000 बेस LX मीन की लॉन्ग वेव, उसके बाद 1000 बेस CX, और CX में आप जब है कोएक्सियल वो केबल यूज़ करते हो, कौन सी होती है? कोएक्सियल केबल। ओके, और फिर होता है 1000 बेस टी का मतलब है कि आप 4 जो है वो UTP केबल यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स इसमें यूज़ करते हो, और डिफरेंट जो है इनकोडर्स इसके लिए हैं। फिर ओके, इसका फिर समरी बताइए या एक टेबल बताइए है कि जो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस हैं कौन सा मीडियम यूज़ करती हैं, कौन उसकी कितनी लेंथ है, कितनी वायर्स यूज़ हो रही हैं, कौन सी इनकोडिंग। ये अगेन जो है MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कोई ऐसा डिटेल्स नहीं बताई हुई। अच्छा, लास्ट पे आपके पास 10 गीगाबिट इथरनेट। अब हमने अपने इथरनेट को मज़ीद इम्प्रूव किया और हम उसको 10 GB तक ले गए। ओके, अब जब 10 GB तक ले गए तो इसका मतलब ये था कि चूँकि सबसे पहले तो इथरनेट को लैंस के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जब हम इतना इम्प्रूव कर लिया तो हमने इसको मैंस में यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब है कि एक पूरे शहर का नेटवर्क या एक बड़े एरिया का नेटवर्क। चूँकि जो आपका लैन होता है वो सिर्फ एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग में होता है, तो मैन आपका जो है मल्टीपल एरियाज़ या पूरी एक शहर में हो सकता है। अच्छा, वो कहता है कि जो आपका IEEE कमेटी थी, इसने जब इसको 10 गीगाबिट को क्रिएट किया तो उसको उन्होंने 802.3 AE का नाम भी कहा, या स्टैंडर्ड ये कहा। ओके, इम्प्लीमेंटेशन इसकी भी उस तरीके से होती हैं डिफरेंट किस्म की, और इसमें यह कहता है कि इसमें हाफ डुप्लेक्स वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब यह है कि आपके पास हर स्टेशन के पास 2 केबल्स होंगे, यानी एक डाटा भेजने के लिए और एक रिसीविंग के लिए, तो एट द सेम टाइम जो डाटा भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है। अच्छा, इसकी 4 आपके पास जो है मोस्ट कॉमन इम्प्लीमेंटेशन है। सबसे पहले आपके पास 10G बेस SR यानी कि शॉर्ट रेंज, और उसके बाद है 10G बेस LR यानी कि लॉन्ग रेंज, उसके बाद EW और X4 है। और इनकी बताइए कि मीडियम कौन से, सब में फाइबर ऑप्टिक ही यूज़ की है, बस डिफरेंट जो है वो वेव लेंथ्स की फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं वो यूज़ की हैं। अच्छा, फिर मीडियम की जो लेंथ है वो भी डिफरेंट होती हैं इसमें, और उसके बाद आपकी जो नंबर ऑफ़ वायर्स हैं वो सब में 2-2 यूज़ होंगी, और इनकोडिंग स्कीम्स जो हैं वो सबकी बताई हुई हैं डिफरेंट किस्म की। और ये जो सोनेट है इसको हमने अगले लेक्चर में जो है वो इसको स्टडी करेंगे। बस इसमें इतना ही था। ये स्लाइड नहीं, ये फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो चीज़ समझ ना आए तो उसको लाजमी कमेंट करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें कोई इतनी डिटेल वाली बात होती नहीं, तो इस वजह से उनको इतना एक्सप्लेन करने में कोई फ़ायदा नहीं होता, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको अगर टाइम लगा के एक्सप्लेन ना किया जाए तो वो एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती। बाकी इसमें इतना ही था। दैट्स इट।